हेलो नमस्कार एंड वी आर बैक विद अनदर आईसीआई केस स्टडी एमसीक्यू। इस बार हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन जो है सैलरी टॉपिक पे है एंड अदर सोर्सेस का भी पॉइंट आएगा। सो हम लोग क्या करेंगे, लाइक ऑलवेज वी विल फर्स्ट रीड द पैराग्राफ, और पैराग्राफ पढ़ने से पहले व्हाट डू, वी ऑलवेज गो एंड रीड व्हाट द क्वेश्चन इज। सो आप लोग अपना पेन पेपर ले लीजिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्क्रिबलिंग का जरूरत होगा और मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। लेट्स ट्राई एंड डेवलप अ स्पीड। फर्स्ट, लाइक आई ऑलवेज से, सोचोगे सही तो करोगे सही, सोचोगे सही तो करोगे सही, और सोचना सही के लिए हमें स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, विच मींस वी नीड टू मेक श्योर आवर माइंड इज ट्रेन्ड ऑन व्हाट टू डू। पेपर में टाइम नहीं होगा एक्सपेरिमेंटेशन का, सो वी आर नाउ फॉर्मिंग अ हैबिट। हमें जो क्वेश्चन 10 नंबर का आने वाला है उसके लिए 18 मिनट मिलते हैं, हमें 18 नहीं, उसको 10 से 12 मिनट में खत्म करना है। तो द अप्रोच ऑफ कोर्स आई ऑलवेज से इज रीड एंड सॉल्व। तो इमीडिएटली जैसे पैराग्राफ देखा, उसको पैराग्राफ को नहीं देखो, सीधा पहुंच जाओ क्वेश्चन पे। व्हाट इज मिस्टर राजेश शर्मा रेजिडेंशियल स्टेटस? तो उसने मेरे से सबसे पहले पूछा रेजिडेंशियल स्टेटस, पता चल रहा है शर्मा जी का कोई क्वेश्चन आ गया है। व्हाट आर हिज टैक्सेबल परक्विजिट्स, यानी सैलरी होगा, पर्क्स का मुझे टैक्सेबल अमाउंट यहां पर देना है। एमसीक्यू इज नॉट आस्किंग मी फॉर सैलरी इनकम, इट्स नॉट आस्किंग मी फॉर ग्रॉस सैलरी, इट्स आस्किंग मी फॉर टैक्सेबल परक्विजिट्स। व्हाट इज द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी? चलिए ये भी बात आ गई। लास्ट में उसने ये भी पूछा सैलरी इनकम निकालिए, तो मुझे तो पूरा कैलकुलेशन एक बार करना पड़ जाएगा। एंड देन ऑफ कोर्स द टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ राजेश शर्मा जी। फिर एंड में कहता है assume for the purpose of this question only that Mr. Sharma was found owner of 5 lakhs worth jewelry acquired in 22-23, of which he could not provide any satisfactory explanation about the source of income. What would be the tax liability without considering surcharge and cess of Rajesh Sharma towards unexplained expenditure? अच्छा, ज्वेलरी मिली है जिसके बारे में बता नहीं पा रहे कहां से खरीदी है, तो आई थिंक ये तो सिंपल है, यहीं पर ही कर लेते हैं। 60% रेट होता है इसका, और हमें पता है 60% के ऊपर देयर इज अ 25% सरचार्ज प्लस 4% सेस, टोटल आता है 78%। पर इस क्वेश्चन में लिख दिया विदाउट चार्जिंग सरचार्ज एंड सेस। सो बिना एक्साइटमेंट के सीधा सीधा जो पूछा गया बताइए, 5 लाख इंटू 60%, 3 लाख आ रहा मेरा आंसर। तो बिना पैराग्राफ पढ़े एक आंसर तो आ गया, 2 नंबर आ गए बेटा। सो नाउ लेट्स गो बैक and let's check how to solve this question. So Mr. Rajesh Sharma is age 54 years, he is an Indian citizen, is working as assistant manager in ABC. Visualization is very important, don't just read, पूरी कहानी बनाओ दिमाग के अंदर। शर्मा जी हैं, उनको इमेजिन करो एबीसी में नौकरी कर रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर का, 54 इयर्स है, सीनियर सिटीजन नहीं है। ही इज गेटिंग बेसिक सैलरी ऑफ 58,000 पर मंथ, तो 58,000 इंटू 12 बेसिक पे आ गया मेरा 6,96,000। ये आपका स्क्रिबलिंग शुरू हो गया, अभी सॉल्व शुरू हो गया। He used to travel frequently out of India for his office work. He left India from Delhi on 5th October and returned to India on 2nd April 23. तो 5 अक्टूबर को छोड़ के गए, तो एक काम करते हैं, 5 अक्टूबर तो है वो इंडिया में ही होगा, तो 6 अक्टूबर से अगर मैं लूं तो मेरे 26 दिन आउटसाइड इंडिया हो गए, अक्टूबर के, नवंबर के, दिसंबर के, जनवरी के, फरवरी के, मार्च के। सो 26 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31, 177 days are out of India, minus 365, 188 days in India, तो वो रेजिडेंट तो हो गए। पर अब वो ओआर है एनओआर है मुझे नहीं पता, रेजिडेंट तो हो गए, बाकी धीरे धीरे पढ़ते हैं, अगर कोई इंफॉर्मेशन आएगी तो पता चल जाएगा, अभी उसने यहां तो कुछ दिया नहीं है। ठीक, from the previous year 22-23, if the following information are relevant, dearness allowance 10% of basic pay considered for retirement purpose, यानी पूरा एंटर करता है। सो डीए मेरा आ गया 10%, 69,696। बेटा कैलकुलेटर पे आराम से एक बार कर लेते हैं। बोनस आ गया 98,000, ये भी ले लेते हैं, फुली टैक्सेबल होता है। मेडिकल अलाउंस पेड अमाउंटिंग टू 60,000, तो मेडिकल अलाउंस का क्या ट्रीटमेंट होता है सर? फुली टैक्सेबल होता है। याद है क्वेश्चन में उसने मेरे से पर्क्स पूछा था, तो पर्क्स को अलग से रखेंगे। He was also reimbursed medical bill of his mother amounting to 15,000,
यहां पर अब आपको याद होगा, दिस इज अ पर्क, परक्विजिट में आ गया, दिस कम्स इन द डेफिनेशन ऑफ परक्विजिट्स। सो मैंने मेडिकल रीइंबर्समेंट लिया, 15,000 रुपया टैक्सेबल हो गया। He was also transferred a laptop by a company for 15,000, 15,000 का उसको दिया on 31st December. The laptop was acquired by the company on 1st April 19 for 1 lakh. Company was charging depreciation, ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। अब हमारे कंप्लीटेड इयर्स ऑफ यूज कितना है, अक्टूबर 19 से अक्टूबर 20, 20 से 21 और अक्टूबर 21 से अक्टूबर 22, 3 पूरे साल हो गए, तो 3 कंप्लीटेड ईयर है। 1 लाख की वैल्यू है और इसका रेट होता है 50%। सो 1 लाख माइनस 50%, तो मेरे पास बच गया 50,000। अब मुझे 3 बार करना है तो एक बार और करते हैं, माइनस 50%, तो बच गया मेरे पास 25,000, और एक बार और मुझे करना है 50%, तो बच गया 12,500। 12,500 पे ट्रांसफर करना चाहिए था, कितने पे करा है, 15,000 पे। क्या ये ज्यादा पे कर दिया है, बिल्कुल। तो क्या इस पे कुछ टैक्सेबल होगा, नहीं होगा सर, नहीं होगा सर। Now, he was also reimbursed salary of house servant for 4,000 per month. तो हाउस सर्वेंट का सैलरी रीइंबर्स होना 48,000 becomes another perk. प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, ये भी पर्क है। ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेट बाय एम्प्लॉयर, पर एक बार याद रखेंगे सेक्शन 16 में इसका मुझे बाद में जाके डिडक्शन मिल जाएगा, प्रोफेशनल टैक्स पेड का डिडक्शन मिल जाएगा। 400 इक्विटी शेयर्स अलॉटेड बाय एबीसी एट द रेट ऑफ 250 पर शेयर अगेंस्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ 350। सो 350 माइनस 250 इंटू 400, 40,000 मेरा स्वेट इक्विटी आ गया। ये भी पर्क है, ये भी पर्क है। Then he says short term capital gain on sale of listed company on which STT is paid. ये तो अलग आ गया ना। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, टैक्स निकालते समय याद रखेंगे 15% रेट है। सो मेरे पर्क्स कितने हो गए, एक बार चेक कर लेते हैं। 15,000 प्लस 48,000 प्लस 2,400 प्लस 40,000, तो मेरे पर्क्स की वैल्यू आ रही है 1,05,400। चेक करें एक बार, हमने सारा कुछ ले लिया ना, सारा कुछ ले लिया। ओके, तो 1,05,400 रुपए दिख तो रहा है फिगर, इज इट करेक्ट? लेट्स गो एंड चेक, लेट्स गो एंड चेक। अरे सही निकला, सही निकला। रेजिडेंशियल स्टेटस का कुछ दिखा नहीं पूरे में, उसने और कुछ नहीं बताया है। Mr. Rajesh does not opt for 115 BSc based on the facts. So residential status क्या है? Resident है, resident, but can't determine resident and ordinary resident from the given information. चलिए, आई थिंक ये आंसर तो सही है ही है हमारे पास, क्योंकि ये तो हम कर ही नहीं पाएंगे। टैक्सेबल पर्क्स भी हो गया। चलो अब एक काम करते हैं, पहले सैलरी इनकम निकाल लेते हैं। करो जरा, 696 प्लस 69,600 प्लस 98,000 प्लस 60,000 प्लस 15,000 प्लस 48,000 2,400 प्लस 40,000, कितना आ गया सर? तो आई गेट 1,029,000। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे, 2,400 रुपया वो माइनस करेंगे, 50,000 माइनस 2,400, तो 9,76,600 आ रही है मेरी नेट सैलरी। आई थिंक उसने पूछा था ना, नेट सैलरी भी चेक कराते हैं एक बार। ये भी दिख रहा है सर, ये दिख रहा है 9,76,600, 4.3 का 9,76,600। सो वी आर ऑन द राइट ट्रैक। अब हमें क्या निकालना है? आई थिंक सिर्फ टैक्स निकालना रह गया, तो इसको कर लेते हैं। 9,7600 प्लस 94,000 मेरा आ जाएगा। GTI इज 1,070,600। कोई डिडक्शन नहीं है, इसको बाइफिकेट कर लेते हैं। 9,76,600 94,000 इंटू 15%। आराम आराम से सांस लेके, बिल्कुल जल्दी नहीं करना है। या 2 नंबर आएंगे या 2 नंबर जाएंगे, याद रखना इस बात को। 9,76,600 पे पहले 5 लाख पे तो 12,500 है, बैलेंस पे 20% है, तो
कितना आ गया 107,820 प्लस 141,000 121,920 प्लस 4% तो कितना आ गया 126,797 और इसको राउंड ऑफ करेंगे 126,800 तो ये आना चाहिए मेरा टैक्स। चेक कर लेते हैं 126,800। लो जी ये भी दिख रहा है टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन अगेन, बट लाइक आई सेड क्वेश्चन आसान तब होते हैं जब सब कुछ आपको क्लियर है और आप उसको सिस्टमैटिकली कर पाए। तो टिल नेक्स्ट टाइम, नमस्कार।